महिलाएं जब खुद खड़ी हो जाती हैं अपना हक लेने के लिए, और सिर्फ अपने लिए हक के लिए नहीं बल्कि उन दूसरी पीड़ित महिलाओं को हक दिलाने के लिए जिनको कहीं ना कहीं उनके हक हुकूक से वंचित किया गया है, ऐसी महिलाएं मजबूती से समाज में खड़ी होती हैं। और ऐसी ही एक महिला हैं समीना बेगम, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आवाज़े ख़वातीन के मंच पर मुझे इंसाफ चाहिए कार्यक्रम में। जी हाँ, इस कार्यक्रम के ज़रिए हम महिलाओं के हक हुकूक तो उनको बताते ही हैं, साथ ही साथ उन महिलाओं की पीड़ा को भी सामने लाते हैं जो समाज की कुछ कुरीतियाँ झेल रही हैं। हमारे साथ समीना बेगम हैं। समीना बेगम के साथ एक ऐसी त्रासदी हुई है कि इनकी 2 बार शादी हुई, लेकिन दोनों ही बार ये तलाक की शिकार हुई। समीना बेगम ने PIL दायर किए हैं बहुविवाह और हलाला के खिलाफ। ये PIL क्या है और उनकी कहानी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शब्बीर अली जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। जी, समीना जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां बनी जबकि आपको ये बहुविवाह और हलाला पे PIL दायर करने के बारे में आपको सोचना पड़ा, और आपने स्वयं क्या क्या झेला? देखिए, मैं पहली तलाक तो झेल ही चुकी थी। उस टाइम में मैं एज भी बहुत कम थी मेरी क्योंकि 1999 में मेरी पहली शादी हुई थी। तो उस टाइम इतनी एज नहीं थी, कम एज थी, टीन एज थी, अकल नहीं थी। सब जुल्म झेलती चली गई। बस ये सोचा कि क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए कि कैसे आपकी शादी हुई। जी, बस जैसे शादी होती है लड़कियों की, लेकिन चूँकि ना माँ बाप की मेरी मर्ज़ी थी ना मेरी मर्ज़ी थी, और लड़के की तरफ से दबाव था। उसने ही धमकी दी थी कि मैं जहर खा लूँगा, मेरी इससे शादी नहीं हुई। ये सब चीज़ें दबाव बना रहा था घर वालों पे। और उसी ने अचानक हंगामा करके, जब सब लोगों ने कहा कि ये लड़का जब इतना चाहता है, परेशान कर रहा है बार बार, हर दिन एक नई स्टोरी ला के खड़ा करता था, हंगामा करता था, तो सोचा कि ठीक है, अच्छे से रखेगा और सही फैमिली है। उसकी सिस्टर से बात हुई, सब हुई, तो वो शादी माँ बाप ने कर दी। लेकिन वो लोग इतने लालची थे, क्योंकि अचानक शादी हुई, सब कुछ अचानक हुआ। फादर एक टीचर थे मामूली से स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में सरकारी, तो उतना पैसा तो था नहीं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। दहेज वगैरह कुछ ना होता, ऐसी तैयारी भी नहीं थी कुछ। अचानक सब चीज़ें हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं था कि साथ दहेज या पैसा या कुछ ऐसा कुछ हो। तो सिंपल से ही निकाह हुआ, क्योंकि जल्दबाजी में हुआ सब कुछ। उसी के बाद से उन्होंने बहुत हंगामा करना शुरू कर दिया, मारपीट और बहुत ताने। उनकी सिस्टर ने सब, मतलब एक दिन भी मुझे सुकून से वहाँ नहीं रहने दिया। शादी के 15 दिन के बाद में फिर बस यही कि दिया क्या है और कुछ नहीं दिया। अचानक भी शादियाँ होती हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं, और टीचर है, टीचर की तो सैलरी अच्छी होती है, ये वो देना चाहिए था, पैसा वैसा, मतलब इस तरह से कैश के नहीं ज़्यादा वो लोग डिमांड करते थे। फिर भी फादर ने थोड़ा थोड़ा करके देते रहे, और 2.5 से 3 लाख रुपये पहुँच चुका था उनके पास। लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा था उससे, उनको तो और ज़्यादा चाहिए था। जेठ ताना देते थे जी। तो मैं तो अपने भाई की अगर शादी करता, ये बेवकूफ़ था जो तुम्हारे साथ शादी कर ली, और वरना भाई की शादी करता तो इतना करोड़ रुपया मिलता, ये मिलता। बहुत सी चीज़ें ऐसी आई, तो परेशान तो बहुत किया उन्होंने। यहाँ तक कि वॉशरूम तक मुझसे साफ़ किया जाया करवाते थे। अगर कोई और जा रहा है वॉशरूम में तो मेरे से बोलते थे कि तुम साफ़ करो, गंदा हो गया टॉयलेट। तो बहुत से काम मैं मजबूरी में करती थी। भूखी भी रही हूँ, फाके भी किए हैं। मतलब एक दिन तो ऐसे हालात हो गए थे कि मैंने भूसी की रोटी बना के खाई। बच्चा छोटा था, दूध पीता था, भूख लगती थी ज़्यादा, तो खाना तक नहीं था, राशन भी नहीं रखता था घर में, कुछ नहीं देता था। मतलब इतना उसने टॉर्चर करना शुरू कर दिया था जानबूझ के। और लिमिटेड घर में सामान लाता था कि बस इतना ज़रूरत है, देता ही नहीं था, मना कर दिया था घर वालों ने कि इसको टाइट रखो बहुत। फिर हालात ऐसे हुए कि सेकंड बच्चा भी परेशानी में हुआ। फिर मैंने छोड़ना ही बेहतर समझा। तलाक नहीं लिया था, बस घर छोड़ दिया था उसका। अपने घर आ गई थी, क्योंकि रखता ही नहीं था, मारता था, पीटता था। अपने घर आ गई। उसके बाद काफ़ी साल रहती रही माँ बाप के साथ। जब सब लोगों के दबाव में फादर से कहा कि भाई मेंटेनेंस तो लो, 2 कैसे आप लोग करोगे, अभी तो इतनी छोटी एज है इस लड़की की।
तो फादर ने फिर सोचा कि लाओ केस वेस डाल देते हैं। वुमेन सेल में यहीं दिल्ली में नानकपुरा में भी केस डाला, उसको संभल से भी लड़े हम लोग, लेकिन उसके केस के जवाब में कोई रेस्पॉन्स नहीं हुआ। पुलिस ने भी अपना काम नहीं करा ठीक, पुलिस भी पैसा लेके दूसरी पार्टी से उल्टे सीधे मतलब रिपोर्ट लगा दी, कोई मतलब इंसाफ नहीं मिल पाया। और पता चला कि अचानक एक दिन लेटर आ जाता है 3 तलाक, उसने देख के अपना पल्ला झाड़ लिया, हमने कुछ नहीं करा उसके बाद। कब किस सन में हुआ ये 2004 की बात है, 14 जून 2004 को लेटर आया था। तो उसके बाद फादर ने मौलाना से बात की, कुछ वकीलों से भी बात की, मुस्लिम वकीलों से। अब चूँकि मैं ये होता था कि उस टाइम में कोई जानता नहीं था, और ये आज भी मैं कमी बताऊंगी लोगों की, मुसलमानों की, कि हम लोग कुरान तो पढ़ लेते हैं अरबी में, उसको 1 पारा पढ़ा 2 पारे पढ़े एज अ सवाब के लिए से कि सवाब मिलेगा इसको, लेकिन उसके डीप में नहीं जाते, उसकी मीनिंग क्या है, आखिर कुरान कहता क्या है। ये आज भी वो चीज़ है, वो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि खोल के उसकी मीनिंग को कोई जानने की कोशिश नहीं करता, ताकि अगर सब समझ लें उसको, इस्लाम को, एक्चुअल इस्लाम है क्या, इस कुरान क्या कहता है, औरत के हुकूक क्या हैं, या मतलब कोई भी चीज़ किसी के बारे में जाना तो उसके डीप में जाना चाहिए, नहीं जा पाते हम लोग। और ये वजह ये होती है कि हादसे पे हादसे होते चले जाते हैं, हम लोग जानते नहीं इस्लाम में इसमें क्या है। तो तलाक़ के बारे में भी हम नहीं जानते थे कि इस तरह के आयत है, कुछ नहीं, हमें नहीं मालूम था। ये तो मालूम था कुरान है, बस उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जानते थे। तो लेकिन मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था खुद ब खुद कि देखिए, जब शादी में इतनी मुश्किलें आती हैं कि इतनी परेशान करके इतने लोग होते हैं, और पूरा कई लोगों के बीच में शादी होती है और मर्जी पूछी जाती है, सारा कुछ होता है, वो इतनी मुश्किलें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़की मना कर दे तो वो निकाह नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। तो तलाक कैसे हो सकता है, ये सवाल हमेशा से था मेरे जहन में। और परंतु आपने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया? मैंने उसको किया नहीं, लेकिन सवाल गूंजता था मेरे जहन में कि ये आखिर है क्या जी। और उसको जानने की कोशिश मैंने, ऐसा माहौल नहीं था और नहीं की, और बच्चे छोटे थे, बस सवाल था वो जहन में, बस बंद होकर रह गया सवाल। आपको कोई मेंटेनेंस नहीं दिया गया? कुछ नहीं, कोई महर नहीं, मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, कुछ नहीं, ख़त्म कर दिया। मैं आगे बस पढ़ाई करी मैंने और अपने बच्चे को पाला। फादर ने भी कहा कि अब छोड़ो, बच्चे पाल लो, मेरे पास भी इतना अमाउंट नहीं है कि मैं मुकदमे लड़ूँ, ये सब करूँ। और फादर सीधे साधे थे, वो सब चीज़ों में नहीं पड़ते थे। फिर उसके बाद जब मैं एक्यूपेशन थेरेपिस्ट बन गई तो मैं दिल्ली में आ गई, शिफ्ट हो गई, दिल्ली में आके प्रैक्टिस की, अपना सब संभाला। तो 2012 में दिल्ली में थी, बच्चे साथ रह रहे थे, सब कुछ सही हो गया था, अपना खाना कम, सब कुछ सही था अपना, मेरा लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी, अकेले मुझे बिल्कुल कोई गम नहीं था। और ये सवाल भी एक तरह से भूल ही गई थी तलाक का, सब कुछ था, चूँकि अपने में मैं खुश थी बच्चों के साथ। फिर अचानक लोगों ने तिकतिकाना शुरू कर दिया कि शादी कर लीजिए, छोटी सी एज है अभी आपकी, एज ही क्या है, लगते भी नहीं आपके 2 बच्चे हैं। ये सब चीज़ें समाज में जब आदमी रहता है तो पर सवालों के घेरे में आ जाता, वो मैं भी आ गई, फंस गई जाल में। तो मैं प्रॉपर्टी का भी काम मेरा साइड से था, तो मैं एक दिन बुलंदशहर गई थी अपने काम से, वहीं मुलाकात हुई सेकंड हस्बैंड से मेरे, रियाजुद्दीन, पीस पार्टी के वो जिलाध्यक्ष था उस टाइम में। तो वहाँ चूँकि पहचान तो मेरी बन चुकी थी काफ़ी हद तक, तो वहाँ मुलाकात हुई लोगों से मेरी, तो ये भी वहीं मिला। ये तो एक नेता के रूप में मिला, इसने बोला कि आप पीस पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप बड़ी एक्टिव लेडी हैं, ये है वो है। आप उस टाइम में वही विधानसभा यूपी में इलेक्शन की तैयारी हो रही थी, तो बोला आप इलेक्शन लड़ लीजिए, हम टिकट दिलवा देंगे पीस पार्टी से, ये वो। तो मैंने कहा भाई मैं छोटा मोटा अपना बिजनेस करती हूँ, प्रॉपर्टी का या क्लिनिक है, ये कुछ है, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पार्टी फंड देगी तो मैं लड़ लूँगी, और ना मेरा इतना बड़ा नाम है कि साहब मुझे देश जानता है कि मुझे मेरे नाम से वोट मिल जाएगा। मैंने कहा सब चीज़ों में नहीं पड़ती, पॉलिटिक्स में मैंने कहा मेरा मतलब नहीं है, और टिकट में सब चीज़ों में आप अपना टिकट मैंने मना कर दिया था। बहरहाल वहाँ पर और भी लोग थे, दीगर लोग, बाद में उसके बाद उन्होंने फ़ोन किए, बातचीत की, शादी का ऑफ़र दिया कि हम आपका रिश्ता लगवा देते हैं, लड़का है, ये है वो है, और तलाक हो गया उसको, और बच्चे हैं उसके। उनकी पहले से शादी हुई थी? ये हमें मालूम नहीं था, बिल्कुल मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने मना कर दिया। अरे मैंने कहा मेरे जहन में, मैं तो अपने काम से गई थी, काम हो गया, वापस आ गई, अब आप लोग मेरे पीछे पड़ गए, शादी वादी, कभी इलेक्शन कभी शादी, ये सब क्या है, मना कर दिया था। और इसने भी मेरा नंबर ले लिया था हस्बैंड ने,
इनके भी बराबर कॉल आ रहे थे, कह नहीं पा रहा था, दूसरों से कहलवा रहा था। फिर यही हुआ, मैंने भाई का नंबर दे दिया मजबूर होकर। मैंने कहा भाई से बात कर लो, मुझसे बात मत करो, मैं ये सब चीज़ों में नहीं पड़ती। भाई को फंसा लिया जाल में। भाई के भी समझ में आ गया। भाई बोले ठीक है मैं बहन से बात करता हूँ, मुझे भी फिक्र रहती है, अकेली रहती है वो बच्चों के साथ। वो भाई एग्री हो गया। फिर भाई ने फिर आके निकाह करा दिया। अब मुझसे दबाव में लिया, बोला ऐसे नहीं चलेगा, कब तक रहोगी अकेली, हमें फिक्र रहती है, टेंशन रहती है अकेले बच्चों के साथ, कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया तो क्या होगा, हस्बैंड तो होगा, साथ तो होगा कोई, तो कर लो शादी, क्या परेशानी है। वो अच्छा लड़का है, ये सब बातचीत फ़ोन पे ही सारी बातें हुई। भाई भी आया, सब निकाह हो गया। जबकि मेरी दोनों शादी में मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। दोनों ही शादियाँ आपकी रजामंदी के खिलाफ हुई? हाँ खिलाफ हुई। कुछ ऐसा मतलब ये भी नहीं हुआ कि साहब मेरे माँ बाप ने या किसी ने ज़बरदस्ती की, मतलब हालात ऐसे बनते चले गए कि बस हाथ से होते चले गए। शादी कितने समय तक? दूसरी शादी का हाँ 1 जनवरी को निकाह हुआ और अक्टूबर में बेटा हुआ, उससे पहले उसके बाद तलाक हो गया अक्टूबर में। 9 महीने के अंदर सारा खेल। किस तरह तलाक हुआ? वो फ़ोन पे तलाक दे दिया। उसने भी बाद में चीज़ें पता चली कि ये कब की बात है, किस सन की बात है? 2012 में उन्होंने ट्रिपल तलाक दे दिया। हाँ वो फ़ोन आया अचानक। फादर भी नहीं गुजर चुके थे, 40वां था फादर का। तो हमारा तो पूरा घर वैसे ही परेशान था। और क्योंकि मैंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया था। वजह क्या रही तलाक की? कोई वजह आज तक नहीं बता, आज तक मुझे यही नहीं मालूम आखिर तलाक हुआ क्यों। दोनों तलाक की, चलो पहली तलाक का तो ये मुझे मालूम है कि हाँ मैं वो मारता था, पीटता था, मैंने जान छुड़ाई, उसने तलाक दे दिया, खर्चा मांगा। लेकिन दूसरी का तो पता ही नहीं चला। इसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे? हाँ फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। कोई बच्चों का मेंटेनेंस कुछ बस दिया? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। महर तक आज तक नहीं आया, कुछ नहीं, बिल्कुल। पहली शादी का महर आया? ना कुछ नहीं, कोई नहीं। मेरे ये समझ में आता कि आखिर मुस्लिम लोग फिर है, लॉ किस लिए बनाया गया है? ना तो उसकी कोई मुस्लिम लॉ बोर्ड की, ना तो कोई पुलिस है, ना कोर्ट है। आखिर ये लोग बीच में क्यों आते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बीच में क्यों आता है हमारे बीच में? या तो भाई आप अपनी कोर्ट बनाइए, हम क्यों भटके सड़कों पे? हम कहाँ जाएं, कौन देगा? हमारे जो लोग हमारे साथ जुल्म करके चले गए, हमारे बच्चों का फ्यूचर डार्कनेस में जा रहा है, आज परेशानी में हम लोग, तो आखिर हमारी परेशानी के लिए हम लोग दर बदर क्यों भटके? आज क्यों भटक रहे हैं? आज क्यों हमें सरकार से बात करनी पड़ रही है या हमें देश की सबसे बड़ी अदालत में जाना पड़ा? आखिर क्यों? जबकि हमारे यहाँ तो पर्सनल लॉ बनाया हुआ है, सब कुछ है, शरिया लॉ है, तो वो काम क्यों नहीं कर रहा अपना? वो कहाँ रहते हैं? वो तो दिखाई भी नहीं देते। और फिर जब हम लोग आज आवाज़ें उठा रहे हैं तो चैलेंज बन के हमारे सामने आ जाते हैं कि साहब बीजेपी की दलाल है, आरएसएस की दलाल है, आरएसएस फंडिंग कर रहा है, ये सब सवाल उठते हैं। तो भाई आप लोग कहाँ हो? आप लोग ने आज तक मेरे बच्चों के पैसा या शेल्टर हाउस, इस तरह की चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, बच्चों के सर पे हाथ तक नहीं रखा मेरे आके किसी ने। क्यों नहीं आते ये लोग हमें ढूंढते हुए? जब हम इतना हंगामा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? या इनके ऑफिस में कोई बैठा मिले हमें तो हम जाएं, वो वहाँ पे भी कुछ नहीं, कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, ना तो इनका कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है इनका। तो आखिर है कौन? क्यों आई है हमारे बीच में? जी शब्बीर जी, आपने सुनी समीना जी की कहानी। इनकी शादियाँ, दोनों शादियाँ नाकामयाब रहीं। दोनों, एक शादी में पत्र के ज़रिए दिया गया तलाक, दूसरी शादी में फ़ोन के ज़रिए तलाक दिया गया, मेहर की रकम नहीं दी गई, कोई मेंटेनेंस नहीं दिया गया और कहीं कोई सुनवाई भी नहीं हुई। तो क्या लगता है कानून के हिसाब से, आप बताएं इसमें क्या है इनके मामले में? देखिए मैम, जिस वक्त में ये तलाक हुई थी उस टाइम शरिया लॉ था। अभी जो तलाक के लिए रेमेडी मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है 2019 में, सेक्शन 3 कहता है अगर कोई इस तरीके की तलाकुल बिद्दत देता है तो वो पनिशेबल है और उसमें FIR होगी, 2 साल तक की सज़ा है जी। ठीक है, उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी जब इनके साथ हुआ, लेकिन जो 2012 में इनके साथ डाइवोर्स हुआ है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था DV और 2005, उसमें इनके पास रेमेडीज़ थी। 498 है, सेक्शन 125 CRPC है, उसमें ये अवेल कर सकती थी। अब चूंकि इस पर विचार चल रहा है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश भर में बात हो रही है, अभी तो सरकार को देखना है, यहाँ की पब्लिक को देखना है कि वो अगर आ जाता है इफेक्ट में तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। जी नहीं शब्बीर जी, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे इनका केस था, आपने कहा कि इनके पास ये धाराएं, फला धाराओं में इनके पास ये चीज़ें रेमेडी मौजूद थी, ये कैसे लेती? नहीं मैम, कोर्ट के ज़रिए लेती।
कौन पैसा 498 देता, खाने का पैसा अरेंज करते, डीएलएसए की मुफ्त में। सर्विस है, फ्री लीगल अरे एड बस वाले हैं, वो कोर्ट सब सर्विस प्रोवाइड देख करता है। चुके हैं अगर हम, आप सब इनकेपेबल हैं अपना प्राइवेट लॉयर एंगेज करने के लिए तो कोर्ट आपको लॉयर देता है। जी, लेकिन ये इसमें आपका संवैधानिक अधिकार है। जी, ये बताइए आप समीना जी कि आपने कहा, आपने बात की शरिया की, तो जब दो तरह के लॉ हो जाते हैं तो क्या confusion मुश्किलें हो होती जाती है? है। आइए थोड़ा आप बताएं। हाँ बिल्कुल भाई, बुदागरा देखिए, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये होती है कि पैसे की, कि हम उस पैसे को सेव करते हैं जो अभी हम अरेंज कर पाते हैं, कि बच्चे का हम दूध का खर्चा, बच्चे का खाने का, बच्चे की पढ़ाई का, ये चीज़ें सामने होती हैं। भाई सरकारी वकील तो बहुत बात की बात है, उस टाइम तो नॉलेज भी नहीं होती इन चीज़ों की। जी, मतलब लड़की इतनी पर डिस्टर्ब हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं सब लोग, और एक लड़की की ज़िंदगी उसके साथ साथ बच्चों की लाइफ, और उसके साथ और जो पूरा घर की परेशानी, दूसरे बहन भाइयों की शादियों पे असर, मतलब 10-15 लोगों पे असर पड़ जाता है एक शादी टूटने से, एक लड़की का घर टूटने से बर्बादी हो जाती है, सब डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्योंकि पहले शादी में तलाक पे मैंने मुकदमा डालने का रिजल्ट देखा था, क्या हुआ, केस डाले, क्या हुआ, कुछ नहीं, पुलिस गुमराह करती है, पुलिस भी पैसा खा लेती है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट गलत लगाएगी, सारी चीज़ें भाई मर्द के ही हक में जाती हैं आज भी। शब्बीर जी बताइए जवाब। मैं लीगली बताऊंगा, लीगल पर्सन हूँ, तो मर्द के हक में तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर कानून की बात की जाए, सेक्शन 125 स्पेसिफिक है, डोमेस्टिक वायलेंस स्पेसिफिक है, 498 वेरी मच स्पेसिफिक है, उसमें हस्बैंड को तो राइट ही नहीं है। ठीक है, डाइवोर्स का सिर्फ एक लौता राइट है हस्बैंड के पास, वो मुस्लिम वुमेन को भी दिया गया, मैरिड वुमेन को भी दिया गया मुस्लिम शरिया लॉ में। ठीक है, अब कहने की बात ये है, जब ये चीज़ें हो रही हैं तो रिफॉर्म्स की हम बात करना चाह रहे हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप जो पूछना मुझसे चाह रहे हैं कि रिफॉर्म्स इसमें क्या हो सकते हैं, कैसे बेहतर समाज को बनाया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर विचार करा जाए। जैसे सेक्शन 3 अभी जो आई है 2019 में, कि अगर कोई तलाक कहता है तो उस पर कार्रवाई होगी। वो पीनल लॉज हैं जिसमें FIR होगी, प्रॉपर FIR होगी, आदमी को नॉन अवेलेबल है, अरेस्ट होगा, जेल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मुस्लिम्स में भी शरीयत में 2 लॉ है, एक शिया लॉ है, एक सुन्नी लॉ है। शिया लॉ ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स देयर मस्ट बी 2 विटनेसेस, बट इन सुन्नी लॉ विटनेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। अगर आदमी नींद में भी कह देता है तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता है। तो मेरी समझ से तो ये है कि अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलाक एक आखिरी ऑप्शन है, लेकिन लोगों ने इसको हैबिट बना लिया है जी। तो इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इसके लिए लॉज आने चाहिए। अब जैसे मैं एक हदीस अल्लाह के रसूल की पढ़ रहा था, इब्न दाऊद एंड इब्न माजा में है कि जो ये हलाला का भी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हलाला, तो अल्लाह इससे खुश नहीं होता है। अल्लाह ने साफ मना करा, ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। और जो बायोगेमी की हम बात करते हैं, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा शादियां कर रहे हैं, तो उसमें आप जस्टिफाई करेंगे तभी कर सकते हैं। अब आजकल के हालात को देखते हुए तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई जस्टिफाई कर पाएगा। इतनी फास्ट लाइफ है, हर चीज़ महंगी है, पहले किसी चीज़ की कीमत नहीं थी। आज शिक्षा स्वास्थ्य बहुत महंगा है, शहर में रहना लेकिन 4 शादियों की जो बात है कुरान में, जहाँ तक मुझे पता है कि वो उस समय के हालात को देखते हुए बनाया गया था। अगर आप बताएं समीना, जिस पे कोई प्रकाश डालना चाहे। देखिए वो समय ऐसा था कि उसमें जंगें हो रही थी, हालात बहुत ज़्यादा, औरतें विधवा हुई थी, बहुत बेवाएँ हो रही थी, शहादतें बहुत हो रही थी। तो हुज़ूर पाक भी परेशान थे कि आखिर इन औरतों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इनका मतलब बच्चों का प्रोटेक्शन, और ये गलत रास्ते पे ना आ जाएं ये औरतें। तो उस टाइम वो हालात देखते हुए वो सूरह निसा नाजिल हुई थी अल्लाह की तरफ से। वो तो सबको मालूम है कि तो वो जब आयत नाजिल हुई तो उसमें ये चीज़ें आई कि ऐसी औरतों को प्रोटेक्शन देने के लिए जो रसूखदार मर्द हैं, ये भी नहीं कोई सड़क चाप वगैरह से, जो रसूखदार मर्द हैं और जो कि कर सकते हैं इनका ख़र्चा सारा, इनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं और निकाह कर सकते हैं, वो भी अपनी पहली वाइफ से परमिशन लेके। ये भी शर्त है, ये शर्त है बिल्कुल। पहली वाइफ से परमिशन लेके, अगर वो खुश है कि ठीक है आप
दूसरी शादी कर लीजिए, इसको प्रोटेक्शन दीजिए, इसको पूरा हुकूक दीजिए, एक बीवी की तरह रखिए, इसके बच्चों को पालिए, परवरिश कीजिए। तो ये बताइए उस टाइम के हालात को देखते हुए ये आयत नाज़िल हुई थी, ना कि परमानेंट। ऐसा कुछ नहीं आया कि साहब ये जिंदगी भर वो किसी समस्या के समाधान के लिए थी। ये नहीं था इसको आज आपने अपनी अय्याशी का जरिया बना लिया कि जब आपका मन करेगा, ये बीवी से दिल भर गया, बाहर गए, मान लीजिए यहाँ शादी हो गई आपकी इंडिया में, आप बाहर कहीं चले जाते हैं इधर बिजनेस टूर पे, कहीं पे भी, वहाँ कोई और पसंद आ गई, वहाँ से करके ले आए। ये क्या तरीका है भाई? ये तो इस्लाम इजाज़त नहीं देगा आपको जी। ना। फिर पहली शादी को तोड़ देते हैं, झूठ बोल देते हैं, हमारी बीवी मर गई, तलाक दे दिया, ये पागल हो गई, बहुत सी चीज़ हुई। मेरी अपनी दादी के साथ किया गया ऐसा, मेरे साथ, मेरे यहाँ सिलसिला चला है ये। मेरी अपनी दादी के साथ, दादा मेरा जब मेरे यूपी पुलिस में थे, ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर थे, उसके बावजूद भी उन्होंने, दादी मैके में गई हुई थी, उन्होंने झूठ बोल दिया रामपुर में कि वो तो टीबी की बीमार है, ये है वो है, और दूसरी शादी कर ली दूसरी औरत से, उसके नाम प्रॉपर्टी भी कर दी, कर सब कुछ कर दिया, और दादी मेरी मैके में परेशान रही। अब बताइए कैसे भरोसा कर लिया जाए जी। और फिर उस टाइम तभी मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने PIL डाली कि चीज़ें प्रैक्टिस में आ रही हैं। ये अब से नहीं है, बहुत पुराना सिलसिला चला आ रहा है। इस पे कोई बताइए, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इन्होंने सब बनाया है गोरख धंधा, तो उस पर काम कहाँ कर रहे हैं लोग? मुस्लिम औरतों को कहाँ राहत मिल रही है, कहाँ इंसाफ मिल रहा है? मुझे एक भी केस बता दीजिए जहाँ इन्होंने इंसाफ दिया हो, या ऐसे बच्चों को, यतीम बच्चों को प्रोटेक्ट किया हो, या उनको कुछ तो किया हो, उन औरतों के लिए रोज़गार का मुहैया कराया हो। चलो कुछ ना दे, रोज़गार ही दे दें। आपको कैसे फिर 2018 में आपने किया ये थोड़ा सा ये फिर मजबूर हो कि क्या करती। मैंने तो पहले 2012 से ही आंदोलन शुरू कर दिया था ट्रिपल तलाक का। जैसे ही मुझे तलाक हुआ, मैंने इस पर आंदोलन शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया, जगह जगह धरने दिए। चूँकि उस टाइम में सरकार कांग्रेस की थी, इस आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन 2014 आते आते इस आवाज़ को काफ़ी हवा मिली, बहुत हंगामा हुआ उस पर। और देखिए मैं PIL नहीं डाल पाई, मैं हालात में नहीं थी, मैं जानती नहीं थी इतना वकीलों को, सबको, वो सब नहीं था। लेकिन हाँ, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने हंगामा पूरा किया कि ट्रिपल तलाक बैन होनी चाहिए। जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया, और आंदोलन की बीज ही मैंने बोया ट्रिपल तलाक का। स्टार्टिंग ही मैंने की, बाद में 2017 आते आते पता चला कि कोई सायरा बानो आई हैं, उन्होंने PIL डाली, तो मुझे अच्छा लगा। चलिए जो काम मैं नहीं कर पाई, कोर्ट तक नहीं जा पाई, लेकिन मैंने ज़मीनी तौर पे आंदोलन तो शुरू कर दिया था, एक माहौल तो बना दिया था कि हाँ औरतें तो आए बाहर, कंदम सायरा बानो जैसी सीधी सादी औरत निकल के तो आई बाहर। ऐसी बहुत सी औरतें आई, महिलाएं। फिर तो आवाज़ उठना शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। एक मतलब मैंने एक चिराग तो जला दिया, रोशनी किरण तो दे दी थी मैंने कि नहीं, इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, हंगामा किया। अब आप बहुविवाह और हलाल, हाँ, चूँकि अब हालात तो मेरी फिर काफ़ी लॉयर से सबसे बातचीत हुई, और यही सब ने मुझसे कहा कि नहीं, आपको भी इन चीज़ों पे, चूँकि आप मेरे साथ यही हुआ था कि पहली बीवी होते हुए झूठ बोल के मुझसे शादी करी गई, फिर मुझे छोड़ा गया, तो पॉलीगेमी की तो मैं शिकार हुई। तो मैंने कहा सब बंद होना चाहिए गोरख धंधा। ट्रिपल तलाक तो बैन कराने में हम लोग कामयाब हो गए, लेकिन ये 4 शादियों का भी तमाशा बंद हो, क्योंकि हलाला ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। फिर मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि मैंने जब उसके बारे में पढ़ा तो कोई ऐसा उसमें नहीं है कि साहब नुकसान होगा देश को या मुस्लिमों को उसमें नुकसान है। यह है कि भाई एक तलाक एक शादी होनी चाहिए बस, वो भी जो भी भाई जो संविधान के हिसाब से हो। शब्बीर जी, समीना जी कह रही हैं कि एक शादी होना चाहिए, एक मतलब एक कानूनी तरीके से संविधान के मुताबिक ये कह रही हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? और ख़ास तौर से जब 2-3 तरह की जब चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका या पुलिस भी जो है वो कंफ्यूज रहती है, उसे समझ नहीं आता। मैं कुरान से इत्तेफाक रखता हूँ, कुरान भी इसको मैंडेट नहीं करता कि आप 2 या 2 से ज़्यादा शादी करें। मैं समझता हूँ जिस सिचुएशन में ये आयत नाजिल हुई वो सिचुएशन के हिसाब से हुई, और कुरान एक दिन में नाजिल नहीं हुआ है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे नाजिल हुआ। कुरान को पढ़ना और समझना दोनों एक अलग चीज़ है। अब यही एक बुक मैं भी पढ़ता हूँ, एक बुक आप भी पढ़ते हैं, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो शायद अलग हो सकता है, मेरा कम हो सकता है या आपसे ज़्यादा हो सकता है। तो किसी किताब को पढ़ना एक अलग चीज़ है, उसको समझना एक दूसरी चीज़ है। और मैं इसी बात पे जोर देता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसको समझने की कोशिश करो कि उसका इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। किसी चीज़ का ना ऑब्जेक्ट होता है,
मैं लॉजिकल आदमी हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर ये पेन है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है लिखना। तो उस दौर में जब ये आयत नाजिल हुई तो जंग ओहद के बाद ये नाजिल हुई, जिसमें मुसलमानों की तादाद में शहादतें हुई थी, काफ़ी औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए। तो उन हालात में ये आयत नाजिल हुई। उसके उस आयत में भी एक कंडीशन लगाई गई है। एक कंडीशन ये थी कि मैं उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ व्यूवर्स के लिए आपके। इफ़ यू फियर दैट यू शैल नॉट बी एबल टू डील जस्टली विद द ऑर्फन्स, मैरी वुमेन ऑफ योर चॉइस, 2 or 3 or 4, but if you fear that you shall not be able to deal justly with them, then marry only one. देखिए उस वक्त उस दौर में भी ये This कहा is गया the था। exact translation of that verse. जी तो कहने का मतलब ये है कि आप जस्टिफाई तो कर नहीं पा रहे हो शादी। मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आप घूमने गए, शादी कर ली, 2 या 2 से ज़्यादा शादी करने का जो पर्पस है शायद का ये नहीं है। पर्पस ये था कि हालात क्या थे, इंटेंशन मैं जो समझता हूँ, मेरी जो अक्लो सलाहियत मुझे कहती है कि ये थी कि अगर कोई परेशान है और आप हैसियतमंद हैं, कोई बेवा हो गई है जिसको उसके राइट्स को, चाहे वो फिज़िकल राइट्स हों या प्रॉपर्टी राइट्स हों उसके, या लीगल राइट्स हों या सोशल राइट्स हों, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शादी ये आयत नाजिल हुई थी। अब इसको आप शौक के तौर पे करेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि ये गलत है। ये तो ये इस्लाम मेरा के ही खिलाफ है। अपना नज़रिया भी, और कुरान भी इस चीज़ को कहता है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं सेकंड मैरिज को, मतलब कि आप बराबर के अधिकार नहीं दे पा रहे, एंड देयर मस्ट बी कंसेंट ऑफ योर फर्स्ट वाइफ। पहली वाइफ की कंसेंट ज़रूरी है टू एंटर इनटू एन सेकंड मैरिज। तो वो कंसेंट भी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। हमारे पास केसेस आते हैं, लेडीज़ आती हैं, मैरिड वुमेन आती हैं, कहती हैं जी मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया और दूसरे से शादी कर ली, मुझे गाली बकता है, खर्चा भी नहीं दे रहा। इस तरीके के केसेस भी आते हैं। और कई केस हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ 2 औरतें साथ में खुशी से रह रही हैं। जैसे कि हरियाणा का एक एग्जाम्पल है, वो मलिक करके, अरमान मलिक एंड वाइफ। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बराबर के आप अधिकार दें, तब ये अलाउड है। और ये मैंडेट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मैंडेट नहीं है कुरान के एतबार से भी। और कुरान बार बार ये कहता है कि भाई अगर आप जस्टली उनको डील नहीं कर सकते तो यू डोंट हैव राइट टू गेट इनटू एन अनदर मैरिज। फिर ये इस्लाम का हवाला देकर क्यों ऐसा है कि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सामने आ जाती है कि कहीं अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। जी। इस पे हमारे उलमाओं को विचार करना चाहिए, मौजूदा सरकार को विचार करना चाहिए। देश कानून से चलता है और कानून एक ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के हित में हो। कानून जो बनाया जाता है पब्लिक के लिए बनाया जाता है, पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है, ना कि उनको हराश करने के लिए और पनिश करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको पनिश भी किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है। वक्त के हिसाब से जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा था भाई अगर आप पे हैसियत है तो आप सवारी रखो, तो उस दौर की सवारी तो घोड़ा और ऊँट हुआ करते थे। अब आप घोड़े ऊँट घर पे बांध लो, गाड़ी क्यों लेके चलो, मर्सिडीज़ लेके चलो, BMW, ऑडी, फरारी, सफारी। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त के हिसाब से हमने चलना है, वक्त की ज़रूरत है। अब उस वक्त का लिबास कुछ और था अरब में 1400 साढ़े 1400 साल पहले, आज का लिबास कुछ और है। तो हमें वक्त के साथ चलना, तालीम के साथ चलना, तालीम को हासिल करना, और जो बुराइयां हैं समाज की, चाहे वो किसी भी समाज में हो, उन पे हमारे ज़िम्मेदार लोगों को, हमारे उलमाओं को, हमारे ज्ञानियों को और हमारी सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि जैसे आपने यूसीसी की बात कही, तो आपको लगता है कि यूसीसी इसका समाधान हो सकता है? हाँ, इसमें कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगा महिलाओं को और बेहतर होगा। ये चीज़ें उसी में आती हैं, सब उसी दायरे में आ जाती हैं। हलाला है या बहू, वही सारी चीज़ें बन होने उसमें हो सकती हैं। अगर एक ही कानून बन जाए, एक देश एक कानून, तो चीज़ें हो सकती हैं। अब प्रॉपर्टी का ले लीजिए, मान लीजिए, चलिए छोड़िए, ये तो शादियों का है। प्रॉपर्टी में कुरान में साफ है, लड़कियों का बिल्कुल क्लियर है कि लड़कियों का भी हकूक़ है उसमें, माँ बाप की प्रॉपर्टी में, लेकिन दिया नहीं जाता। कुरान को मानने को कोई राज़ी नहीं है। बार बार मैं कहती हूँ कि कोई एग्री नहीं है, कोई मौलाना ये बात नहीं समझाता। इतने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, हर जुमे में सारा ये जमात इकट्ठी होती है। ये मर्द को लेके तो जाएंगे जमात के ज़रिए, क्या चलो नमाज़ पढ़ रहे, ठीक है, नमाज के नीचे ले गए, जमात में भी जाइए, सब जगह जाइए, लेकिन वहाँ जाने के बाद इन चीज़ों पर भी तो समझाइए मर्दों।
आने वाले जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको ये चीज़ भी तो बताइए कि इस्लाम ये कहता है, नमाज़ पढ़िए, ये कुरान कहता है, नमाज़ पढ़ी जाती है, सवाब मिलता है। ये तो आपने बता दिया जन्नत मिलेगी, इस तरह से दोज़ख मिलेगी। तो जन्नत दोज़ख के सही मीनिंग तो बताइए, सही चीज़ें तो बताइए कि भाई औरत, घर में जो औरत है, आपकी माँ, बहनें, ये सारी चीज़ें, इनके हुकूक क्या हैं। बहुत सी जगहों पे ये होता है कि बीवी को ऐश करा रहे हैं, तो माँ और बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, बाप के साथ जुल्म हो रहा है, वो भी गलत है। तो ये कुरान की सही डेफिनेशन असल में आम आदमी को, आम मुसलमान को मालूम ही नहीं है, बताई ही नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं आज मैं कोसती हूँ ना अपने उलेमाओं को, इसलिए मैं सबको नहीं कोसती, बहुत अच्छे भी लोग हैं जिन पर दुनिया टिकी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं भी आए, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाते। और बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई, वो ऑन कैमरा नहीं आते, मना करते हैं, मुझे मशवरा कहते हैं आप लड़िए, हम आपको बैक साइड से सपोर्ट करेंगे। नाम नहीं ले सकती मैं उनका, और वो भी बहुत बड़े बड़े उलेमा हैं जो जब ट्रिपल तलाक पे मैंने आवाज़ उठाई तो उन लोगों से मिली, उन्होंने मुझे मीनिंग के कुरान दिए, बोले बेटे पढ़ो, उन्होंने ये सारी जानकारी दी मुझे कि इस आयत में ये है, इस आयत में ये है, कि ताकि मुझसे बोले कि जब आप ये लड़ाई लड़ने ही जा रही हैं तो ये बहुत से चैलेंज आपके सामने आएंगे, परेशानियाँ होंगी, ताकि आप पहले से तैयार रहिए, जानिए आप पहले कुरान को। शब्बीर जी, जैसे बात अभी हुई तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि ट्रू इस्लाम तो सामने आ नहीं रहा है, और वाकई अगर हम फॉलो कर रहे हैं कुरान को तो ये तो सही तरीके से हम फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें कही गई हैं, जो पैगंबर साहब ने जो चीज़ें लिखी हैं, उसमें अल्लाह के हवाले से जो चीज़ कही गई है, वो तो कहीं जब फॉलो नहीं कर रहे तो हम कैसे अपने आप फिर कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं। देखिए, फॉलो आदमी तब करेगा जब उसको पता हो जी, मालूम ही फिर वहीं आ जाता हूँ मैं, जहाँ से शुरू करा था फिर वहीं पे आ रहा हूँ। अभी एक बुक रखी है, मैंने वो पढ़ तो ली, लेकिन मुझे पता नहीं कि लिखा क्या है। जब मुझे पता चलेगा कि कुरान कहता क्या है, अल्लाह के रसूल ने कैसे ज़िंदगी जी है, अल्लाह का कलाम है कुरान, अल्लाह ने जो कहा वो कुरान में लिखा है, एक लफ्ज़ इधर से उधर नहीं है। जब मुझे पता होगा कि अल्लाह क्या फरमाता है तब मैं उसको फॉलो करूँगा ना। अब मैं पढ़ा ही नहीं मैंने, और पढ़ा तो समझ में नहीं आया। तो वो न्याय संगत बातें जो कही गई हैं वो दरअसल लोगों के सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि लोग सिर्फ उसको पढ़ ले रहे हैं। उलमाओं को सोचना चाहिए इस बारे में कि पब्लिक तक कुरान का मैसेज, उसको आजकल जो इंटरप्रिटेशन चल के रहा साथ है, पढ़ाना मुल्ला का चाहिए। इस्लाम चल रहा है, अल्लाह का जो बनाया हुआ इस्लाम है एक्चुअल, अगर उस पर पब्लिक चलने लगे, मुस्लिम लोग चलने लगे, तो कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती। जी, कंक्लूडिंग रिमार्क ले लेते हैं, 1 मिनट का ही वक्त है। क्या हमें आज की ज़रूरत जो है उसके हिसाब से संविधान के मुताबिक जो है वो आपको लगता है कि लॉ आना चाहिए, ताकि हक हुकूक जो है वो हमारी महिलाओं को मिल सके, वरना ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? बिल्कुल कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा, मजबूरी है सरकार को, कोर्ट को, इसमें समाज को, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सबकी रजामंदी होनी चाहिए, कोई ऐसे कानूनों के खिलाफ ना जाए, क्योंकि हम लोग मुस्लिम माँ बहनें सब हमारे सब लोग परेशान हो रहे हैं इनके साथ। ना मालूम हर तीसरे घर की कहानी है, बहुत सी कहानी है तो अंदर दब के रह जाती हैं, पता नहीं चलती, घर के बाहर आ नहीं पाते, बोल नहीं पाती। और जी, आप देश तो संविधान के हिसाब से ही चल रहा है और चलना भी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर सेक्ट का। अब क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी सेक्ट्स का कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, हर 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपने देखा होगा। तो कुछ बेसिक इसेंस होते हैं हर धर्म के, वो संविधान उनको प्रोटेक्ट करता है। बाकी तो अच्छा समाज इंसान ही बनाएगा, किताबें नहीं बनाएंगी। तो यहाँ पर इस चर्चा में यही निकल के आया जो बात शब्बीर जी ने कही कि अच्छा समाज जो है वो इंसान ही बना सकते हैं, क्योंकि वो आज के दौर में क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से वो सोच सकते हैं, और जो सबके जो हक और हुकूक हैं उनकी रक्षा कर सकें। तो ज़रूरी है कि आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक कानून बने, और जिसमें जो धर्म की जो चीज़ें हैं उनको भी जो है वो कंसीडर किया जाए। यही इस चर्चा का आज जो है वो कहीं ना कहीं लबो लुबाब निकल कर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।